अगर बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में किसका नाम आता है? AR रहमान, RD बर्मन, शंकर एहसान लॉय। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने कम से कम 10 से भी ज्यादा सालों तक बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया है। एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर्स गाने बनाए हैं। म्यूजिक डायरेक्शन के अलावा ये सिंगर भी हैं और अपने पहले ही प्लेबैक सॉन्ग के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। एक ही साल में 36 चार्ट बस्टर्स गाने बनाए जो कि रेडियो के प्लेलिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर रह चुके हैं। और तो और ब्लूमबर्ग ग्लोबल पॉप पावर लिस्ट में इनका नाम शुमार है, जो कि एक ऐसा अचीवमेंट है जो इनके अलावा आज तक किसी भी इंडियन आर्टिस्ट को अचीव करने को नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूं हिमेश रेशमिया की। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए। 2000 का जो दशक था वो हिमेश रेशमिया ने सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड में रूल किया है। एक से बढ़कर एक हिट गाने बनाए हैं, नॉस्टैल्जिक मेलोडियस गाने बनाए हैं, चार्ट बस्टर्स गाने बनाए हैं। ऐसे गाने बनाए हैं जिनको कि ऑटो रिक्शे में भी सुना जा सकता है, पान की दुकान पे भी सुना जा सकता है, पब डिस्क वगैरह में भी सुना जा सकता है, किसी शादी रिसेप्शन पार्टी इवेंट हर जगह सुने जा सकते हैं। इनका डेब्यू एल्बम आपका सुरूर आज तक का इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम है। और बावजूद इसके इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी, इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, क्यों ऐसा है कि हिमेश रेशमिया का नाम क्रिटिक्स के बीच में रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं लिया जाता है? क्यों ऐसा है कि हिमेश रेशमिया का नाम AR रहमान के साथ या शंकर एहसान लॉय के साथ या RD बर्मन के साथ नहीं लिया जाता है? आप एक बॉलीवुड में सॉन्ग हिट मशीन थे एंड फ्रॉम देयर नाउ इंटरनेट पे आप ट्रोल होना स्टार्ट हो गए बहुत बार। तो ये बॉदर करता है बिकॉज इट चेंज्ड बिकॉज आई टर्न्ड एक्टर। नेक्स्ट जनरेशन व्हिच केम वो इतना बॉडी वो करता ही नहीं है, और अगर करता है तो इतनी सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि इट्स ऑल समवेयर लक। ये ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकल सा लगता है कि इतना सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर जिसने म्यूजिक की दुनिया में सफलता की पराकाष्ठा को टच किया है, क्यों उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली जो कि वो डिजर्व करता था। और आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन द पैराडॉक्स ऑफ हिमेश रेशमिया, टोटली अनबायस्ड एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स डिग इन। हिमेश ने अपना करियर शुरू किया लेट 90s में एज अ टेलीविजन प्रोड्यूसर, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टेलीविजन शोज प्रोड्यूस किए, काफ़ी पॉपुलर शोज भी उन्होंने प्रोड्यूस किए। लेकिन बॉलीवुड में उनकी एंट्री करवाई सलमान खान ने। मेरे डैडी ने सलमान भाई को साइन किया था। अच्छा, वाह। और वो फिल्म बनी नहीं, उन्होंने वो गाने सुने थे। मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बनती नहीं अगर सलमान भाई नहीं होते, बिकॉज मेरी हॉबी थी म्यूजिक, इसलिए मैंने 200-300 गाने बनाए थे। उन्होंने वो बात याद रखी, उन्होंने मेरे डैडी को कहा कि वो गाने मैं यूज करूंगा। सलमान ने हिमेश का कंपोज किया हुआ एक गाना सुना, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने हिमेश से वादा किया कि मेरी आने वाली किसी फिल्म में तुम म्यूजिक कंपोज करोगे। और सलमान ने अपना वादा बखूबी निभाया। सोहेल खान प्रोडक्शन में बन रही मूवी प्यार किया तो डरना क्या हिमेश रेशमिया की एज अ म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी। हालांकि उस एल्बम में हिमेश ने पूरा एल्बम नहीं, खाली 2 गाने क्रिएट किए थे, बट वो दोनों गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। सलमान भाई ने मुझे एक मौका दे दिया, प्यार किया तो डरना क्या में, जो उन्होंने वादा किया था। आई वाज वेटिंग, आई वाज मेकिंग माय सॉन्ग्स एंड सलीम अंकल ने, सोहेल भाई ने वो गाना अप्रूव कर दिया, प्यार किया तो डरना क्या। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंपोज दैट सॉन्ग। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आने वाले 4-5 सालों में हिमेश ने बैक टू बैक हिट्स की लड़ी लगा दी। लेकिन हिमेश का करियर टर्न अराउंड हुआ है फिल्म तेरे नाम से। तेरे नाम के गाने जो हिमेश ने बनाए थे वो कल्ट क्लासिक बन के सामने आए। मूवी को आके इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी किसी सिंगिंग रियलिटी शो में अगर कोई कंटेस्टेंट तेरे नाम का कोई गाना गाता है तो जजेस के कमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि भाई गाना सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट मेलोडी है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये गाना अटेम्प्ट किया। उस गाने को अटेम्प्ट करने के लिए कंटेस्टेंट्स को नंबर मिल जाते हैं। बादशाह भाई, क्या आपका भी तेरे नाम सुनने का दिल कर रहा है? ये तो बादशाह की सबसे फेवरेट फिल्म होगी, क्योंकि बादशाह के रंग का म्यूजिक था ना, उसमें 90s के दीवाने हैं। बेशक। और उसमें हिमेश ने 90s को बहुत क्लोजली रीड करके उसके गाने बनाए थे। आने वाले टाइम में एक ऐसा साल भी था 2006, जहां पे हिमेश ने इतनी सारी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया कि ऑलमोस्ट सारे टॉप 10 लिस्ट में उनके ही गाने बजा करते थे। एक साल में 36 नंबर 1 सॉन्ग्स, ये शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिमेश ने अपना करियर शुरू किया था प्यार किया तो डरना क्या और तेरे नाम जैसी मूवीज से, जहां पे उनका म्यूजिकल टेस्ट जो था वो थोड़ा सा मेलोडियस था, वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग था। आने वाले टाइम में हिमेश का म्यूजिकल टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देता है और वो हुक ओरिएंटेड बन जाता है। हुक जैसे कि जुनू 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 जुनू, ये जो वर्ड है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, जो बहुत कैची होता है, बहुत इजी टू रिमेंबर होता है, इसको हुक बोला जाता है।
शिकार तेरा हुस्न हुए लाल जैसे जलता सिगार तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का बार 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 तेरा प्यार 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 हुक्का बार। बादशाह और हनी सिंह जैसे जो रैप आर्टिस्ट हैं वो भी इस हुक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके बनाए हुए गाने भी लोगों की ज़बान पर चढ़ जाते हैं और वो इंस्टेंट हिट हो जाते हैं। ये हुक वाला फार्मूला हिमेश रेशमिया ने 2000 के ईरा में ही समझ लिया था और उन्होंने इस हुक वाले फार्मूले को अपने गानों में इनकॉर्पोरेट करना भी शुरू कर दिया था। नाम है तेरा तेरा नाम है तेरा, इतनी बार रिपीट करेंगे तेरा को साला याद कैसे नहीं होगा। पता नहीं कहां से आया नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा करके खा गया मेरे को धोके मारा उन्होंने। बॉलीवुड के जितने सिंगर थे ना भाई सब बेचारे साइड पे बिठा दिया। एक ही आवाज चलती है रेडियो पे, रेडियो ऑन करो नहीं यार मार 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 छा गए तेरे वास्ते सोनी। यहाँ पे हिमेश एक ट्रांजिशन लेते हैं और खुद सिंगर भी बन जाते हैं। ऐसा कोई खराब सिंगर नहीं है, उनको अपने पहले प्लेबैक सॉन्ग के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला था, जो कि इस बात को वैलिडेट करता है कि उनके गाए हुए गाने लोगों को पसंद आ रहे थे और अच्छे भी थे। लेकिन हिमेश के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो गले से नहीं नाक से गाते हैं, उनकी वॉइस नेजल है, उनकी म्यूजिक की समझ जो है वो क्लासिकल नहीं है, वो पॉप कल्चर से प्रभावित है। इस तरह के इल्ज़ाम हिमेश के ऊपर लगाए जाने लगे और यही वो टाइम था, यही वो ट्रांजिशन पीरियड था जहाँ पे हिमेश एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी क्रिटिक्स की नज़रों में अपनी क्रेडिबिलिटी धीमे धीमे खोने लगे। लोग उनको अब भी पसंद कर रहे थे, उनके गाने अभी भी हिट थे, वो बहुत पैसा अभी भी कमा रहे थे, बहुत पॉपुलर अभी भी थे, लेकिन क्रिटिक्स समहाउ उनको उस रिस्पेक्ट वाली नज़र से नहीं देख पा रहे थे जो कि एक क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर को देखा जाता है। जैसे आप लोग हिमेश को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं उस दौर के जब वो गाते थे कि नाक से गाते थे नहीं, मैंने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं मैं जानना चाहता हूं। वो गाना नहीं चाहता था, वो कभी नहीं, वो हमेशा बोलता था कि नहीं सर सिंगरों से गाना। हिमेश के गाने बनाने की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल नज़र आती है कि गाने सिंपल रखो, इजी टू रिमेंबर रखो, हुक रखो, कैची रखो और म्यूजिक कुछ इस तरह का हो कि जो सुनने में कर्णप्रिय लगे, लोगों को सुनने में मजा आए, उनके पैर थिरकने लगे। इस तरह का पूरा कॉम्बिनेशन जब वो अपने गाने में प्रोड्यूस करके देते थे तो गाने हिट भी होते थे, लोग पसंद भी करते थे, शादियों में, इवेंट्स में, हर जगह बजाए भी जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिल करके जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक होती है, जो क्रिटिक्स समझते हैं, जिसको अप्रिशिएट करते हैं, उससे हिमेश कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। हिमेश की सिंगिंग भी लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उसको भी नेजल बोल करके दरकिनार कर दिया। उसमें डेप्थ नहीं है, उसमें सुर की समझ नहीं है, एक हाई पिच में हमेशा गाना गाते रहते हैं, एक पर्सोना बना लिया है, उसी पर्सोना को कैरी किए चले जा रहे हैं, हमेशा टोपी पहन के गाना है, माइक ऊपर करके गाना है। ये सारी चीज़ें हिमेश ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, जो कि दुनिया से, बाकी लोगों से, बाकी सिंगर्स, बाकी आर्टिस्ट से अलग है, हिमेश का शायद एक कॉन्शियस डिसीजन था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों ने परसीव किया उनकी एरोगेंस से, उनकी म्यूजिक को लेकर के लिमिटेड सोच है, समझ है, इस तरीके से परसीव किया गया। रेगुलर गाऊं या नाक से गाऊं? Are you sure? जब हिमेश ने सिंगर बनने का फैसला किया तभी उन्होंने कई सारे क्रिटिक्स को अपने से दूर कर दिया और बाद में उन्होंने एक और फैसला लिया कि अब मैं एक्टिंग भी करूंगा। आती नहीं थी, कहीं सीखी भी नहीं थी शायद, लेकिन मन किया तो बन गए एक्टर। और ऐसा नहीं कि उनकी मूवी जो है वो खराब थी या फिर चली नहीं थी, ठीक ठाक हिट थी। उसके गाने ही इतने पॉपुलर थे कि सिर्फ गानों ने इतनी कमाई कर ली होगी कि मूवी का बजट रिकवर हो गया होगा। लेकिन यार एक्टिंग तो देखो दिख जाती है, गाना जो है वो कानों तक पहुंचता है, लेकिन एक्टिंग तो सीधे आंखों तक पहुंचती है और आंखों के रास्ते दिल तक पहुंचती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस ने भी उनसे हाथ खींचना शुरू कर दिया कि भैया तुमको एक्टर के रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या देख लिया भाई, बधाई आ गया भाई, भाई गजब फिल्म है। मैं कह रहा हूँ हिमेश रेशमिया खा गए भाई, सबको खा गए, सारे नेपोटिज्म क्या तेल देने भाई, बैड है रवि कुमार के आगे हर कोई पानी भरेगा। क्या फिल्म देख ली भाई, मजा आ गया। लेकिन अब तक हिमेश इतना बड़ा नाम बन चुके थे कि उन्होंने शायद इस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लिया कि अपना एक मिशन बना लिया, गोल बना लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं एक्टर बन के ही रहूँगा, वेरिएशन ट्राई करूँगा। उन्होंने म्यूजिकल मूवी ट्राई करी, उन्होंने एक पुरानी मूवी कर्ज उसका रीमेक ट्राई किया, उन्होंने कॉमेडी ट्राई करी, उन्होंने गेस्ट रोल, कैमियो रोल्स ट्राई किए। और अभी रिसेंटली 2025 में उनकी जो लास्ट मूवी आई है बैड एस रवि कुमार, उसमें तो उन्होंने क्रिंज भी ट्राई कर लिया। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसको बनाने के पीछे इंटेंशन बहुत ही नीट है, क्लीन है, एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समहाउ वो क्रिंज बन जाता है। और ये बात प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वगैरह को, क्रिएटर्स को समझ में आ जाती है कि लोग इसको क्रिंज की तरह परसीव कर रहे हैं। तो उनके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो हाथ खींच ले, ऐसी चीज़ दोबारा ना बनाए, या तो कुछ और बनाए या फिर ना बनाए। दूसरा वो कि वो इस क्रिंज क्वालिटी पे ही खेलना शुरू कर दें, जैसा कि हमने CID के एपिसोड्स में होते हुए देखा है। सर फ्रेडी ने आज घर में सब्जी जला दी। क्या? तुमने सब्जी जला दी घर में?
ये भगवान, अब इसे मदद कौन करेगा? अभिजीत सर से कहो कि मेरी वाइफ से बात करें, वरना आज मैं घर में नहीं घुस सकता सर। अब वो जानबूझ करके उसमें इंटेंशनली फनी सीन्स डालते हैं जो कि एक्टर्स कास्ट वगैरह बहुत सीरियसली परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑडियंस को क्रिंज वैल्यू की वजह से वो सीन्स फनी लगते हैं। हिमेश शायद कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके थे। जब उनकी शुरू की 4-5 फिल्में लोगों ने उनको एज अ सीरियस एक्टर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उनकी फिल्में सिर्फ इस रीज़न से देखी जा रही थी बिकॉज वो क्रिंज थी। 4-5 दोस्त मिलके बैठ के देखेंगे, बियर खोल करके बढ़िया माहौल बनेगा, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जब हिमेश को ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने बैड एस रवि कुमार को पूरा का पूरा क्रिंज फॉर्मूला पे ही बना दिया। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते। हिमेश ने बीच में एक और शर्त भी रखी थी कि अब मैं म्यूजिक सिर्फ उसी फिल्म के लिए दूंगा जिसमें मैं खुद एक्टिंग भी करूंगा। और ये बात अनाउंस करने के बाद से उनकी जो फिल्मोग्राफी है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। एक टाइम पे साल में 40-50 मूवी करने वाले हिमेश पिछले साल शायद 2 मूवी किए हैं पूरे साल में, जिनमें से एक बैड एस रवि कुमार है और दूसरी भी शायद उनका खुद का होम प्रोडक्शन है। लेकिन हिमेश का या तो ईगो बहुत बड़ा है या फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, बिकॉज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब बॉलीवुड में उनको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम मिलना कम हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, तब भी उन्होंने अपनी शर्तों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने पिवट किया। वो एक कॉन्सर्ट आर्टिस्ट बन गए, लाइव शोज परफॉर्म करने लगे और ऐसे छोटे मोटे लाइव शोज नहीं, स्टेडियम के स्टेडियम फुल हो जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में टोपी पहन के माइक ऊंचा करके जिस सिग्नेचर स्टाइल के लिए हिमेश को क्रिटिसाइज किया जाता था, उन्होंने उसी सिग्नेचर स्टाइल को पॉपुलराइज करा दिया। यशराज का मेरे पास दिन में आज कॉल आया एंड ही सेड हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट है, आई हैव वन एक्स्ट्रा टिकट, डू यू वांट टू गो। मैंने सबसे पहले टोपी खरीदी बिकॉज़ आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल वर बाइंग द कैप्स फॉर इट। ये बाय द वे हिमेश रेशमिया का पहला प्रॉपर कॉन्सर्ट था एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इन माय लाइफ। देश दुनिया घूम घूम के 4-4, 5-5 हजार लोगों को बुला करके उनके सामने कॉन्सर्ट कर रहे हैं, पॉप कल्चर आर्टिस्ट बन के सामने आ गए हैं। और अब जबकि शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हिमेश बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ वर्क हैं, ना उनकी कोई मूवी आई है, ना उनका कोई नया म्यूजिक पीस आया है, आई एम श्योर कि वो आदमी इतना बड़ा प्लानर और इतना जल्दी स्ट्रेटजाइज करके पिवट करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में प्लान कर रहे होंगे जो हमको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमारे देश का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है कि किसी भी चीज़ को जब वो होती है तब शायद उतनी वैल्यू ना दी जाए जितना कि उसके कुछ सालों बाद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गोविंदा मेन स्ट्रीम में बहुत बड़ी बड़ी हिट मूवीज दे रहे थे तब के क्रिटिक्स उनके बारे में क्या लिखते थे कि अनदर रन ऑफ द मिल मूवी, इस मूवी में कोई डेप्थ नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये नहीं है, गोविंदा ने खाली अपनी कैरिकेचर एक्टिंग करके इस फिल्म को अपने कंधों पे खींचा है। गोविंदा को एज अ सीरियस एक्टर कभी कंसीडर ही नहीं किया गया उनके पूरे करियर के कार्यकाल में। डेविड सर ने मुझे बोला एक बार कि गोविंदा जी का आई थिंक पेरिस में आई थिंक कुछ आईफिल टावर के पास उनको एक सेगमेंट शूट करना था, हीरो नंबर 1। हाँ, तो उसमें उनके पास टाइम नहीं था, परमिशन नहीं था और गोविंदा ने सिर्फ ये बोला कि तू बस कैमरा ऑन कर, फटाफट ये वाले स्टेप्स जो हैं जो भी ग्रुप के साथ 15 या 20 मिनट में डांस करके निकल लिए। सर आज नहीं हो सकता है, मैं नहीं जानता कि कोई ये कर पाएगा क्या। वो लोग जीनियस थे, वो शायद 2 घंटे में आके वो 12 घंटे का काम करके चले जाते थे। लेकिन गोविंदा का कार्यकाल खत्म होने के बाद या फिर उनका एटलीस्ट प्राइम खत्म होने के बाद में उन्हीं मूवीज को कल्ट मूवीज, क्लासिक मूवीज बताया जा रहा है, टू द एक्सटेंट कि वरुण धवन उनकी मूवीज का रीमेक बना रहे हैं और वो भी पॉपुलर हो रही हैं। सिमिलरली 2000 का दशक हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक इंडस्ट्री में रूल किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि जब वो म्यूजिक आया था पॉपुलर होने के बावजूद भी क्रिटिक्स ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अब समय बीत चुका है, 2000 का दशक को भी कम से कम 15-14 साल हो चुके हैं। अब उनका म्यूजिक रिवाइव हो रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। जेनजी के बीच में उनके रिमिक्स्ड गाने जब पब्स में, डिस्को में बजते हैं तो जेनजी उस पर वाइब कर पाते हैं। अब फाइनली जाकर के हिमेश को शायद क्रिटिक्स की नज़रों में भी वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो चुकी है जो कि आज से 15-20 साल पहले वो डिजर्व करते थे। ये हमारे देश की दुविधा है कि जो इंसान जब काम कर रहा है अपने कार्यकाल में, अपने प्राइम पे है, तब उसको रिस्पेक्ट मत दो, उसके गुजर जाने के बाद या उसका समय गुजर जाने के बाद उसको सर आंखों पे बिठा लो। हिमेश ने अपने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के करियर्स में इतने सारे रोल्स निभाए हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक्स राइटर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, कॉन्सर्ट पॉप कल्चर आर्टिस्ट हो, और हर एक रोल में पॉपुलर भी साबित हुए हैं, सक्सेसफुल भी साबित हुए हैं। हिमेश की पॉपुलैरिटी का जो कैनवस है, जो लैंडस्केप है, वो लोअर स्टेटस से लेकर के हायर स्टेटस तक जाता है, यानी कि हर वर्ग के लोगों ने हिमेश के काम को पसंद किया है। जानते हैं ये क्या है? आलू। आलू की शायद अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ना हो। आलू से ज़्यादा एग्जॉटिक सब्जी शायद गोभी को माना जाता होगा, बैगन को माना जाता होगा और भी बहुत सारी सब्जियों को माना जाता होगा। लेकिन आलू की खासियत क्या है?
आलू किसी के साथ भी फिट हो जाता है। आलू किसी भी इनकम ग्रुप में पसंद किया जाता है। आलू ढाबे से लेकर के फाइन डाइन 5 स्टार रेस्टोरेंट तक परोसा जाता है। ये है आलू की वर्सेटैलिटी। इसको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपनी तासीर का गुलाम है। ये वो करता रहेगा मरते दम तक जिसको करने के लिए इसका जन्म हुआ है। सेम वैसे ही हैं हिमेश रेशमिया। उनको क्रिटिक्स के अप्रिसिएशन से शायद फ़र्क नहीं भी पड़ता है, क्योंकि उनकी तासीर है अच्छा काम करना, जिन लोगों के लिए काम करना, उनको पसंद आना, उनके बीच में पॉपुलर रहना, सक्सेसफुल रहना और अपनी ऑडियंस के बीच में अप्रिशिएट किया जाना, जो कि उन्होंने करके दिखाया भी है, आज भी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आने वाले समय भी करते रहेंगे। अगर आपको उस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप और किस पर्सनैलिटी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, या आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए। धन्यवाद।